हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो हम बात करेंगे बाल विकास की, और बाल विकास का ये भाग 10वां है जिस पे हम लोग बालक का शारीरिक विकास सभी अवस्थाओं में इसको पढ़ने वाले हैं। तो सीडीपी फॉर सीटेट के तहत हम लोग बात करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बालक का शारीरिक विकास किस तरह से होता है। हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जो इम्पोर्टेंट और मुख्य जो फैक्ट है सिर्फ उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो सिर्फ वही जो परीक्षा में आएगा सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, इससे एक्स्ट्रा एक भी बात नहीं करेंगे। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो हम डाल देंगे। राइट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, आप कमेंट करते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए या नहीं। तो अगर आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फिलहाल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पढ़ने से अगर आपको समझ में आता तो आप किताबों से भी पढ़ सकते थे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। बालक का शारीरिक विकास सभी अवस्थाओं में। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर शैशवावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास को एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास अलग पढ़ते हैं, बाल्यावस्था में अलग पढ़ते हैं, तो उतना समझ में नहीं आता। लेकिन हम तीनों की को कंपैरिजन करते हुए तीनों को एक साथ अगर देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, आपको याद भी अच्छे से होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो के शब्दों में वो क्या कहते हैं कि मनुष्य सर्वप्रथम एक शारीरिक प्राणी है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले वो एक शारीरिक प्राणी, एक शारीरिक जीव है। उसकी शारीरिक संरचना उसके व्यवहार व दृष्टिकोण का आधार है। तो उसकी जो शारीरिक संरचना है, जो उसकी बॉडी है, कई बार लोग कहते हैं ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो उसका मतलब ये है कि आप किस चीज़, आपकी बॉडी ये दिखाती है कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आपके व्यवहार कैसे हैं। इस चीज़ पर भी आपकी बॉडी बहुत डिपेंड करती है। आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होंगे लेकिन आपका शारीरिक संरचना सही नहीं है तो आपके वो पर्सनालिटी को प्रभावित करेगा। अतः सभी पक्षों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक विकास का अध्ययन करना आवश्यक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शैशवावस्था को सबसे पहले देखेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है, शैशवावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है, अर्थात लड़कियों की अपेक्षा शैशवावस्था में लड़कों का भार अधिक होता है। अगर हम यही बात बाल्यावस्था में देखें तो बाल्यावस्था में लड़के एवं लड़की का भार लगभग बराबर होता है, और अगर अधिक होता है तो लड़कियों का। अगर लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि किसका अधिक होगा, इस तरह से अगर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो लड़कियों का भार थोड़ा बहुत लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों का भार अधिक होता है, क्योंकि लड़कों की हड्डियां अधिक मजबूत एवं भारी होती हैं, इसकी वजह से उनका भार अधिक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर भार के बारे में जाना। शैशवावस्था में और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जन्म के समय लड़कों का भार लगभग 7.15 पाउंड होता है, जबकि लड़कियों का भार 7.12 पाउंड होता है। तो आप पाउंड की बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो याद रखिए 1 पाउंड बराबर कितना होता है। 1 पाउंड बराबर लगभग 400 ग्राम, लगभग 400 या 450 ग्राम के करीब होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो वही आएगा लगभग 3 केजी के करीब। तो थोड़ा सा जो है लड़कियों का जो भार होता है शैशवावस्था में जन्म के समय, वो थोड़ा सा कम होता है लड़कों की अपेक्षा। ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो नवजात शिशु का भार जो होता है वो लगभग 3 किलोग्राम होता है। राइट, तो ये हमने बात की भार की। अब हम बात करेंगे लंबाई के बारे में। तो शैशवावस्था में लंबाई की बात करें तो शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है, जबकि बाल्यावस्था में दोनों की लंबाई लगभग बराबर होती है, अगर अधिक तो फिर बालिका की। देखिए, बाल्यावस्था में लड़की का भार भी लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है और उसकी लंबाई भी अधिक होती है। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई अधिक होती है, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, लड़कों की लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती है, और जबकि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष के लगभग जो है रुक जाती है, लड़कों की लंबाई जो 18 वर्ष के बाद तक बढ़ती रहती है। हालांकि उसकी भी एक सीमा है, वो भी 20-21 साल के बाद जो है 19-20 के करीब जो है फिर बढ़ना बंद हो जाती है। अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो शैशवावस्था में जो मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 350 ग्राम होता है, अर्थात शरीर के कुल लंबाई का 1/4 मस्तिष्क का भार होता है शैशवावस्था में। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो मस्तिष्क का भार लगभग 1260 ग्राम होता है। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो मस्तिष्क का भार जो है 1260 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक
होता है। राइट, ये मस्तिष्क की बात हो गई। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में हड्डियों के बारे में। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। किस अवस्था में? जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं। राइट, अगर हम बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में हड्डियां 270 से बढ़कर लगभग 350 हो जाती है, अर्थात बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो और बढ़ जाती है। इस अवस्था में मांसपेशियां धीरे धीरे हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं। इस क्रिया को अस्थिकरण कहते हैं। तो अस्थिकरण क्रिया किस अवस्था में होती है? ये बाल्यावस्था में होती है। हड्डियां कितनी हो जाती है? 270 से 350, जबकि नवजात शैशवावस्था में, नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। लेकिन जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में 206 हड्डियां होती हैं। सभी हड्डियों का पूर्णतः विकास इस अवस्था में हो जाता है, अच्छा, अर्थात जो मेच्योरिटी है वो आ जाती है। राइट, आगे हम दांत की बात करेंगे, टीथ की। तो दांत निकलने की प्रक्रिया का आरंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बच्चे के दांत गर्भावस्था में ही निकल आते हैं। प्रोसेस जो उसका होता है वो शुरू होता है। राइट, प्रोसेस अर्थात सबसे पहले मसूड़े निकलना शुरू होते हैं, उनका विकास होना शुरू होता है, ये गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बाल्यावस्था की बात करें तो 5-6 वर्षों में नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत बोला जाता है। जबकि किशोरावस्था में दांतों की बात करें तो किशोरावस्था के अंत तक अथवा प्रौढ़ावस्था, जो जिसे युवावस्था बोलते हैं, एडल्ट जो एज होती है, तो उसमें 4 प्रज्ञा दंत, जिन्हें अक्ल दंत भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं, तो ये जो है किशोरावस्था के एकदम लास्ट में और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में ही ये दांत जो है निकलते हैं। हालांकि कुछ लोग अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन, किसी किसी के दांत जो है 25-25 साल में अक्ल दांत निकलती है, वो अलग बात है। बट प्रौढ़ावस्था की जब शुरुआत होती है, अर्थात 20+ जब जाएंगे, तब जो है अक्ल दांत ये 4 निकलते हैं। कुल स्थायी दांत कितने होते हैं? 12, और अस्थायी दांत होते हैं टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 32। कुल दांत कितने होते हैं? 32। राइट, अगर हम दांतों की बात करें तो जन्म के समय शैशवावस्था में शिशु के दांत नहीं होते हैं। 12-13 वर्षों तक दांतों की संख्या 27-28 होती है। ये बाल्यावस्था की बात है, क्योंकि 12-13 वर्ष की आयु जो है वो बाल्यावस्था में लेते हैं। और जबकि हमने किशोरावस्था की यहाँ पर बात कर ली कि टोटल दांत 32 हो जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं और शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था में जैसे हम देखें कि 5-6 माह में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। राइट, 1 वर्ष तक दांतों की संख्या 8, 4 वर्ष तक दूध के पूरे 20 दांत, जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, वो निकल आते हैं। 12 स्थायी दांत होते हैं, 12 स्थायी दांत होते हैं और 20 अस्थायी दांत होते हैं, अर्थात जो टूट करके दोबारा उगते हैं उनको अस्थायी दांत बोला जाता है। और जो 12 होते हैं वो एक ही बार निकलते हैं, वो दोबारा अगर टूट गए तो काम खत्म, कहानी खत्म, फिर वो फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। राइट, तो इस तरीके से जो 20 दांत हैं, जिन्हें दूध के दांत बोला जाता है, ये अस्थायी होते हैं, और जो 12 होते हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। राइट, ये तो दांत के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं धड़कन के बारे में। तो धड़कन जो है शैशवावस्था में बात करें तो जन्म के समय धड़कन कितनी होती है? 140 बार प्रति मिनट। ये इसको माइनस मत समझिएगा, जो 140 के आगे लगा है वो डैश है। 140 बार जन्म के समय बच्चे का दिल जो है वो धड़कता है। और ये जो धड़कन है ये डिक्लेयर करती है कि बच्चे का जो विकास है, शारीरिक विकास, वो बहुत ही तेज़ गति से होता है। तो धड़कन का तेज़ होना ये दिखाता है कि विकास की जो दर है, रेट है, वो अधिक है। 6 वर्ष तक के समय, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो समय 100 बार प्रति मिनट जो है दिल धड़कता है। लेकिन जब हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में 12 वर्ष के समय 85 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है। जबकि किशोरावस्था की बात करें तो इसमें धड़कन 72 बार प्रति मिनट होती है। किशोरावस्था के बालक जो ये कहते हैं हमेशा कि हमारा दिल बहुत धड़कता है, तो वो गलतफहमी का शिकार है। सबसे ज़्यादा दिल किसी का धड़कता है तो वो शैशवावस्था के बालक का धड़कता है, जो जन्म के समय 140 बार, जबकि 6 वर्ष के बाद 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। तो ये लोग गलतफहमी का शिकार हैं, किशोरावस्था के बालक जो हैं। राइट, आगे हम लोग बात करते हैं शारीरिक विकास के चक्र की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रथम चक्र है 0 से 3 वर्ष। ये यहाँ पर क्या होता है कि विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है, शारीरिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर। राइट, आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट, द्वितीय चक्र की बात करें तो 3 से 12 वर्ष की एज में क्या होता है, विकास गति जो है मंद होती है। ये अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, अगर अवस्था में देखा जाए तो। तृतीय चक्र जो है वो 13 से 15 वर्ष का होता है शारीरिक विकास में। तो इसमें क्या होता है, पुनः तीव्र गति से सबसे तेज जो है विकास शुरू होता है, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था। चौथा जो चक्र है जो 16 से 18 वर्ष का है, यहाँ पुनः मंद गति से किशोरावस्था में फिर विकास होता है। तो किशोरावस्था में कुछ मंद हो जाता है
पहले की अपेक्षा, लेकिन पूर्व किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। राइट, ये जो है शारीरिक विकास के चक्र हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने शारीरिक विकास के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बात कर ली हैं। बाकी बहुत सारा ढेर सारा मैटर आपको किताबों में, बुक्स में मिलेगा, वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए तो शारीरिक विकास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं 3 अवस्थाओं में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है। वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।